हाय एवरीवन। बच्चों, आज का जो वीडियो है ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहने वाला है। मैं सबसे पहले पार्ट में ना इनकम टैक्स में जो टैक्स कैलकुलेशन का टॉपिक होता है ना उसके बारे में बातें करने वाला हूँ। तो जो मैं इतने सालों से टेस्ट सीरीज के पेपर चेक कर रहा हूँ ना, तो उससे ना मैं 16 ऐसे पॉइंट्स लेके आया हूँ जो बच्चे ना घड़ी घड़ी गलती करते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने हमको मुझे ये भी रिस्पॉन्ड दिया कि सर इसके बारे में भी थोड़ा टैक्स कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन होता है, तो थोड़ा वो भी सॉल्व कर देना ना। और जो मेरा सेकेंड पार्ट होगा ना उसमें हम लोग सब लोग क्या करेंगे कि जो Jan 26 में बच्चे क्लियर नहीं कर पाए ना उनको May 26 में अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए थोड़ा सा हेल्प करेंगे। ऐसा एक कुछ मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं कि इनकम टैक्स कैलकुलेशन की बात करते हैं। देखो क्या है ना बच्चों कि ये जो इनकम टैक्स का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, एक्चुअली देखा जाए ना तो टॉपिक तो बहुत छोटा है। टॉपिक कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसकी जो थियरी है थियरी वो तो एकदम छोटी सी है। लेकिन फिर भी है ना मैक्सिमम बच्चों का है ना इसके अंदर सिली मिस्टेक्स बहुत होता है। तो मैंने क्या किया है, जो इतने सालों से मैं पेपर चेक कर रहा हूँ तो उसमें बच्चे क्या क्या सिली मिस्टेक करते हैं उसका है ना एक लिस्ट बना दिया है। एक 16 पॉइंट्स का मैंने लिस्ट बना दिया है। बस ये मिस्टेक्स आप लोग मत करना, ठीक है। चलो फटाफट शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला जो है ना इशू है ना बच्चों को टैक्स कैलकुलेशन में कभी कभी आता है ना, वो है ना प्रेजेंटेशन को लेके आता है। अब क्या होता है ना, हर प्रोफेसर का अपना प्रेजेंटेशन होता है, इंस्टीट्यूट का भी अपना एक प्रेजेंटेशन होता है। तो बच्चे क्या करते हैं पता है, हमेशा है ना मॉड्यूल के प्रेजेंटेशन और प्रोफेसर के प्रेजेंटेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर बच्चे पूछते हैं, पैनिक हो गए कि सर ये वाला प्रेजेंटेशन, सर इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में ऐसा किया है, आरटीपी में ऐसा किया है, एमटीपी में ऐसा किया है। देखो बच्चों, प्रेजेंटेशन है ना, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, नीट होना चाहिए, लेकिन हर टाइम उसको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। देखो, आपके प्रोफेसर ने जो भी प्रेजेंटेशन सिखाया है ना बच्चों, जो प्रोफेसर ने बोला रहेगा ना वो प्रेजेंटेशन चलता है बच्चों। अब देखो, मैं मेरे बच्चों को कैसे प्रेजेंट करवाता हूँ। देखो, मैं मेरे बच्चों को है ना टैक्स कैलकुलेशन में ऐसे प्रेजेंट करवाता हूँ। देखो, अब ये वाला प्रेजेंटेशन मुझे मेरे सीए फाइनल में जिधर मैं शिरीष व्यास सर के पास गया था उन्होंने ये सिखाया था, तो मैं मेरे बच्चों को भी यही प्रेजेंटेशन सिखाता हूँ। तो बच्चों, इतने सालों से मैं ये प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, नेट टैक्सेबल इनकम को ऐसा 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब बहुत से प्रोफेसर्स बहुत से क्लासेस में प्रेजेंटेशन टैक्स का एक के नीचे एक ऐसा एक के नीचे एक करा, वो भी ठीक है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, चलता है। अभी है ना तो प्रेजेंटेशन का है ना सबसे पहले टेंशन मत लो। नीट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पर थोड़ा कॉलमिनर फॉर्म में खोला ऐसा 5 पार्ट्स में कैसा भी चलता है, ठीक है, उसका आपको टेंशन लेना नहीं है। अच्छा, तो ये पहली बात हो गई। दूसरा, बच्चे लोग का ये एक सबसे बड़ा मिस्टेक मैंने देखा है टैक्स कैलकुलेशन में, वो है सीक्वेंस ऑफ कैलकुलेशंस। देखो क्या है बच्चों, पता है टैक्स कैलकुलेशन सब लोग पढ़ के जाते हैं, लेकिन क्या है पता है, भूल जाते हैं कि पहले रिबेट आता है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आता है, पहले सरचार्ज आता है कि पहले हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आता है, प्रीपेड टैक्स किधर माइनस करने का, ये आप लोग भूल जाते हो। तो मैं पेपर चेक करता हूँ ना तो मुझे तो दिखता है ना कि बच्चा क्या लिख रहा है, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा एवरेज बच्चा, बुद्धू बच्चा या बहुत इंटेलिजेंट, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, सब बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो कोई बच्चों के बीच में ऐसा मैं भेदभाव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा हूँ, हर बच्चे का ये सब कॉमन मिस्टेक्स होता है। तो देखो, सबसे पहले तो ना बच्चों क्या करना चाहिए कि यहाँ पे ना मैंने एक सीक्वेंस बनाया है, रोहित शर्मा माय क्लासिक प्लेयर। अगर आप इतना इजीली याद रख सकते हो ना, रोहित शर्मा माय क्लासिक प्लेयर, तो फिर आप कभी भी है ना सीक्वेंस में गलती नहीं करोगे। और उसमें भी क्या याद रखने का पता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, रोहित शर्मा माय क्लासिक प्लेयर, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। देखो क्या होता है बच्चों, सबसे पहले जब आपका टैक्स कैलकुलेट हो गया, मतलब आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म विनिंग्स बैलेंस सब कैलकुलेट कर दिया,
उसके बाद है ना बच्चों ये सीक्वेंस चालू होता है। मैं मेरे वाले फॉर्मेट में आपको बता दूंगा, बट पहले देख लो। तो रिबेट है ना माइनस होता है, सरचार्ज ऐड होता है, मार्जिनल रिलीफ माइनस होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होता है। तो देखो ना, रोहित मतलब रिबेट, शर्मा मतलब सरचार्ज, माई मतलब मार्जिन रिलीफ, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो बोले तो क्लासिक, और प्लेयर मतलब प्रीपेड टैक्सेस। तो देखो ऐसा आप याद रखोगे ना, तो क्या करना पता है, आप एग्जाम में जैसे ही ना आपका नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट हो गया ना, तो रफ में ना लास्ट पेज में ना इतना फटाफट जाके लिख देने का, रोहित शर्मा माई क्लासिक प्लेयर। या तो अगर आपको आदत हो गई है, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं उनको तो आदत हो गई रहती है, तो आप ऐसा शॉर्ट में भी लिख सकते हो, रोहित शर्मा माई क्लासिक प्लेयर। ये क्या करने का, लास्ट पेज में ना ऐसा रफ में लिख के रखने का। तो क्या होता है ना, इससे अपने को थोड़ा सा एग्जाम में ना मेमोराइजिंग का स्ट्रेस कम हो जाता है। हमारे सामने ही है रोहित शर्मा माई क्लासिक प्लेयर, फिर उसके हिसाब से अपन सॉल्व करते जाने का। देखो मैं मेरे वाले मैं जो सीक्वेंस में सिखाता हूँ ना, मैं बता देता हूँ। देखो तो सबसे पहले तो क्या करते कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसका टैक्स निकाल लेते, फिर 112 का टैक्स निकाल लेते, फिर 112 ए का टैक्स निकाल लेते, विनिंग्स और बैलेंस। हमें ना इसमें भी है ना क्या होता है पता है, बहुत से बच्चे लोग को डाउट आता है कि स्लैब रेट किस पे अप्लाई होता है। तो स्लैब रेट हमेशा ये जो बैलेंस कॉलम होता है ना, लास्ट कॉलम, मतलब ये बेसिकली है क्या पता है, ये आपका पूरा टोटल इनकम का स्टेटमेंट है, बराबर है। जो भी आपकी टोटल इनकम की स्टेटमेंट है ना, उसमें से जो 111 ए की इनकम रहेगी उसको एक बाजू करो, इसी में जो 112 की इनकम होगी उसको एक बाजू करो। कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर लेकिन हर सब में नहीं होता है 111 है, 112 है। हाँ ठीक है, मुझे भी पता है कि हर सब में ये सब इनकम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या है पता है बच्चों, एक आदत डालनी चाहिए। क्या होता है, बहुत से बच्चे लोग को है ना, ये जो 5 पार्ट का सिस्टम है ना, उसमें थोड़ी सी आलस आ जाती है, क्योंकि हर सब में नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर करने को बोल रहा है तो बच्चे बोलते हैं सर बोर होता है। ये बोर की वजह से तो फेलियर आता है ना बच्चों। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है बच्चों जिसमें ना लाइफ में एक सिस्टम सेट सेट कर देने का, फिर वही कंपलसरी फॉलो करने का, दिमाग नहीं लगाने का। क्योंकि जब कोई प्रोफेसर अपना 15-20 साल का एक्सपीरियंस लगा के अगर कोई एक सिस्टम सेट कर रहा है, अब मुझे बताओ ना, मैं ये जो रोहित शर्मा माई क्लासिक प्लेयर किया हूँ, तो ऐसे ही मन में आया इसलिए थोड़ी कर दिया। मुझे पता है ना बच्चे गलती करते हैं, इसलिए बनाया ऐसा, ठीक है। तो भले आपको थोड़ा सा कंटाल आएगा, लेकिन फिर भी है ना ऐसा 5 पार्ट में डिवाइड कर देने का। अब प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे आधा टूटेला फूटेला सुनते हैं। अब बच्चे बोलते हैं सर अगर मैंने 5 पार्ट में ऐसा डिवाइड नहीं किया तो क्या इंस्टीट्यूट मेरा मार्क्स कट देगी। अरे ऐसा मत करो यार, रिजिडिटी मत रखो ना यार दिमाग में यार, रिजिड मत बन, जिद्दी बनना चाहिए, लेकिन हार्डवर्क करते समय जिद्दी बनने का। अभी ये सब चीज़ों में क्या जिद्दी बनने का भाई, 5 पार्ट करने को इसलिए बोला है कि कभी भी कोई भी सम में ना तेरे से गलती नहीं हो जानी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो 5 पार्ट करके उसका टैक्स निकाल दिया, ये देखो ये टैक्स का अमाउंट है, ठीक है। तो ये जो हमारी इनकम थी, पहले तो इनकम को इधर लिख दिया, फिर बैलेंस में कौन सी इनकम जाएगी मेरे को पता हो ना। तो देखो बैलेंस में तो सैलरी की इनकम चली जाएगी, बैलेंस में तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम चली जाएगी, बैलेंस में तो बिजनेस की इनकम चली जाएगी। अच्छा, कैपिटल गेन भी जाएगा बैलेंस में। बोलो सर कैपिटल गेन तो इधर जाता है ना, बैलेंस में कैसे। देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो इधर चला जाएगा, लेकिन ये वाला जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो तो सब लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड यूनिट्स उसका है ना। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ज्वेलरी हुआ तो इधर ही जाएगा ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन हाउस प्रॉपर्टी हुआ तो इधर ही जाएगा ना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रहती है बच्चों, सब ध्यान रखने का, ठीक है। क्योंकि 111 ए 111 ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लेकिन 111 ए में तो स्पेसिफिक असेट्स है ना भाई। तो उसको छोड़ के किसी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो वो बैलेंस में जाता है, ठीक है। अच्छा, तो उसका अपन ने सब टैक्स निकाल दिया, फिर उसके बाद ये देखो ये सब टैक्स का अमाउंट है, ठीक है, ये सब टैक्स का अमाउंट है। तो पहले ये सब इनकम था, फिर इनकम पे ये सब परसेंटेज लगाया तो अपने को टैक्स आ गया। तो पहले तो ये करने का, फिर देखो, फिर अभी मैं वो जो रोहित शर्मा माई क्लासिक प्लेयर का प्रेजेंटेशन बता रहा था ना, देखो आप देखो इधर, रोहित शर्मा माई क्लासिक प्लेयर।
अच्छा, अभी ये प्रीपेड टैक्स में भी कैसा है मालूम है? टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, ये सब प्रीपेड टैक्स इसमें से माइनस होता है। एक बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा मुझे पूछ रहा था, सर क्या इसमें अगर टीसीएस होगा तो वो भी माइनस होता है? हाँ, वो भी माइनस होता है, सब माइनस होता है। ठीक है। तो देखो, ये प्रेजेंटेशन है रोहित शर्मा माई क्लासिक प्लेयर। तो क्या होता है पता है, अगर आपने ना हर सम में जाके लिख दिया ना ये एक बार रोहित शर्मा माई क्लासिक प्लेयर, तो आपके लिए क्या होता है कि एक बार आपने आंसर शीट में लिख दिया, फिर गलती नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए, ओके। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। अच्छा, फिर सेकेंड पार्ट, जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि भाई ये जो रिबेट और सरचार्ज होता है ना, वो एग्जैक्टली सम में कब आता है सर? तो देखो, ध्यान से सुनना। हाँ, एक चीज़ बता दो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो मज़ा आएगा। एक बार क्या हुआ था कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का है ना, मैं पेपर चेक कर रहा था, तो उसमें ना ये जो टैक्स का अमाउंट होता है ना, टैक्स का अमाउंट, ये टैक्स का अमाउंट सुनना ध्यान से, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिटेल में सुनना पड़ेगा ना। वो टैक्स का अमाउंट था ना, टैक्स का अमाउंट वो 55,000 था। टैक्स का अमाउंट बोल रहा हूँ, टैक्स का अमाउंट 55,000 था, या तो या 55,000 या कुछ ज़्यादा था, नहीं सॉरी 55,000 नहीं, एक मिनट, टैक्स का अमाउंट आई थिंक 11 लाख था, सॉरी टैक्स का अमाउंट 11 लाख था। ठीक है। अब एक बच्चे ने क्या कर दिया, टैक्स का अमाउंट 11 लाख है और उसमें से रिबेट ले लिया। टैक्स के अमाउंट 11 लाख है, उसमें से उसने रिबेट माइनस कर दिया। तो मैंने स्टूडेंट को पूछा, क्योंकि स्टूडेंट का तो मैं फेस टू फेस पेपर चेक करता हूँ, तो स्टूडेंट को मैंने पूछा कि इसमें आपने रिबेट क्यों लिया? तो उसने बोला सर 115 बीएससी का सम था, 12 लाख से कम रिबेट मिलता है ना। तो देखो बच्चों, ये जो आप रिबेट और सरचार्ज चेक करते हो ना, वो नेट टैक्सेबल इनकम को देख के डिसाइड करने का रहता है। टैक्स के अमाउंट से थोड़ी ना डिसाइड करने का रहता है कि रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे टैक्स का अमाउंट विल नॉट डिसाइड वेदर यू विल गेट रिबेट और नॉट, योर नेट टैक्सेबल इनकम का अमाउंट विल डिसाइड वेदर यू विल गेट रिबेट और नॉट। तो उस समय नेट टैक्सेबल इनकम तो बहुत बड़ी थी, लेकिन बच्चे ने गलती से ना टैक्स का अमाउंट देख के डिसाइड कर दिया कि उसको रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो ऐसी गलती करते हैं बच्चे, छोटी छोटी चीज़ों में गलती करते हो। मुझे भी पता है, आप पढ़ के जाते हो, थियरी पढ़ के जाते हो, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो देखो, रिबेट और सरचार्ज दोनों ही टैक्स के अमाउंट से नहीं डिसाइड होता है बच्चों, वो दोनों डिपेंड नेट टैक्सेबल इनकम पे होता है। अब देखो, अभी जस्ट 2 दिन पहले की बात है, अभी जस्ट 2 दिन पहले की बात है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे ना एक एमसीक्यू डाला था कि एक बंदे की इनकम कुछ 60 लैक्स थी, ब्ला 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 ब्ला, तो बताओ उस पर सरचार्ज का परसेंटेज कितना आएगा? तो परसेंटेज तो सब सिंपल है, 10, 15, 25, 37। लेकिन सुनना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता। देखो बच्चों, क्या होता है कि सरचार्ज अमीर लोग को लगता है, बराबर है। अब अमीर लोग के केस में रिबेट तो नहीं होगा, चलो इसको मैं निकाल देता हूँ बस, रिबेट तो नहीं होगा, सरचार्ज होगा। अब जो भी परसेंटेज अप्लाई होता है ना बच्चों, वो सरचार्ज का अमाउंट टैक्स पे लगता है। सरचार्ज का मतलब ही है टैक्स ऑन टैक्स ना। पता है एमसीक्यू में मैंने ऐसा डाला था कि सरचार्ज इज 10% ऑफ इनकम, 15% ऑफ इनकम, 25% ऑफ इनकम। मैंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ना सरचार्ज का जो परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज वो किस पे अप्लाई होगा ना, उसका एक एमसीक्यू बनाया था। तो बच्चे क्या करते हैं पता है, बच्चे ना ये जो सरचार्ज का परसेंटेज है ना, वो गलती से इनकम पे अप्लाई कर देते हैं। देखो ध्यान से सुनो ना, रिबेट और सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन इनकम। फिर से बोल रहा हूँ, 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 किसी भी एसएससी को रिबेट मिलेगा कि सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, डिसाइड कैसे करने का? अरे बच्चों, डिसाइड इनकम से करने का, डिसाइड इनकम से करने का। डिसाइड करते समय इनकम देखो, इनकम 12 लाख से कम है क्या, या इनकम 50 लाख से ज़्यादा है क्या। लेकिन जब आप एक्चुअली सम सॉल्व करके उस रिबेट को अप्लाई करोगे, उस सरचार्ज को अप्लाई करोगे, तो सरचार्ज अप्लाई टैक्स के अमाउंट पे होता है। मतलब सरचार्ज इज डिपेंडेंट ऑन इनकम, बट द परसेंटेज इज अप्लाइड ऑन टैक्स।
ऐसी गलती करते हैं बच्चे टेस्ट सीरीज में, मुझे पता है ना। अरे मैं खुद पेपर चेक करता हूँ भाई, मुझे पता है बच्चे क्या गलती करते हैं ना, मुझे एकदम अच्छी तरह से पता रहता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो सीक्वेंस में गलती होती है। दूसरी चीज़, रिबेट और सरचार्ज कौन से सम में अप्लाई होगा और कौन से सम में अप्लाई नहीं होगा, उसमें गलती होती है। अच्छा, जब आप सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ अप्लाई करने को जाते हो तो गलती से गलत अमाउंट पे कर देते हो। ठीक है, ध्यान रखने का, ये सब चीज़ लिख के रखो ये सब। अच्छा, तीसरी गलती क्या करते हैं पता है बच्चों? अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट बच्चे भूल जाते हैं। बहुत से बच्चे तो ऐसे भी रहते हैं जो मुझे टेस्ट सीरीज में कभी कभी बोलते हैं कि सर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता भी है, होता है, लेकिन क्या है ना, इनकम टैक्स में ना इतना कुछ होते रहता है ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सेट ऑफ क्लबिंग, वो हो उसमें ना ऐसी छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती हैं। क्या होता है ये अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट, अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जामिशन लिमिट? तो देखो कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, कोई कोई केसेस में ऐसा होता है कि जब हम टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए ऐसे 5 पार्ट करते हैं ना, तो समझो किसी की लटक जी, मतलब 112 की इनकम 8 लाख है, इनकम है, ये इनकम है। और किसी की बैलेंस इनकम, बैलेंस इनकम मतलब जिसमें ये 4 को छोड़ के सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, ये 4 को अगर छोड़ दो तो सब इनकम बैलेंस में चली जाएगी ना, तो समझो बैलेंस इनकम 1 लाख है। अब क्या होता है, जो इंडिविजुअल एचईएफ होते हैं ना, उनको बैलेंस इनकम पे तो स्लैब रेट लगता है। अरे बैलेंस इनकम पे स्लैब रेट लगता है ना बच्चों। समझो किसी ने शिफ्टिंग आउट कर दिया है 115 बीएसी से और उसका स्लैब रेट समझो 2,50,000 है। समझो उसका स्लैब रेट कितना है, 2,50,000। अब क्या हो गया ना, अगर स्लैब रेट हमें अप्लाई करना है तो स्लैब रेट तो सिर्फ बैलेंस की इनकम पे अप्लाई होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, एग्जाम्पल में, ये मेरा एग्जाम्पल है भाई, कोई कोई लोग बोलेंगे सर ये सब अमाउंट आपको कहाँ से आ रहा है, आप तो जादू कर रहे हो। अरे जादू नहीं, एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, तो समझो किसी की बैलेंस की इनकम खाली 1 लाख है और अब हम उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो अपने को तो नेचुरली टैक्स तो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि 2,50,000 तक तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट होता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि बेसिक एग्जामिशन लिमिट हमने आपको 250 दिया था, पर आप पूरा बेसिक एग्जामिशन लिमिट एंजॉय तो कर ही नहीं पाए। तो गवर्नमेंट बोलती है आपने जो एग्जामिशन लिमिट यूटिलाइज किया वो तो सिर्फ 1 लाख ही किया, क्योंकि आपकी बैलेंस की इनकम ही उतनी थी। तो ये जो 1,50,000 जो आप यूटिलाइज नहीं कर पाए ना, उसको अनयूटिलाइज या अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट बोलते हैं। और ये अनयूटिलाइज लिमिट हम है ना, हमारी ये 3 इनकम के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। ये अनयूटिलाइज लिमिट हम लोग 111 ए में से, 112 में से, 112 ए में से एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एग्जाम्पल में एक इनकम रखी है 8 लैक्स की, तो मैं ये 1,50,000 रुपीज़ है ना, ये ऐसे 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 इसमें से मेरी ये 8 लाख की इनकम को माफ़ करने में यूज़ कर सकता हूँ। तो फिर मेरी इनकम जो है वो सिर्फ 6,50,000 हो जाएगी और फिर मैं सिर्फ उसी पे टैक्स लगाऊंगा। ये अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट बहुत लोग भूल जाते हैं। ये जिनको भी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होता है ना, देखो सीए इंटर में तो कंपनी का सम इतना आता नहीं है, पार्टनरशिप फर्म का सम भी रेयर आता है पीजीबीपी का एक वो बुक प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट है, बट टैक्स कैलकुलेशन में इतना नहीं आता है। तो आपको तो क्या है, सीए इंटर के बच्चों को तो क्या है, ये स्लैब रेट वाला पॉइंट ही रिपीट होता है। हाँ, सीए फाइनल में ये चीज़ एमसीक्यू में कर सकते हैं वो लोग, या तो नॉन रेसिडेंट के कैलकुलेशन में कर सकते हैं। तो आप लोग है ना ये अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट भूल जाते हो। मॉड्यूल में ऐसा ही एक सिमिलर सम है, लेकिन उसमें क्या हो गया है पता है, असेसी नॉन रेसिडेंट था और नॉन रेसिडेंट असेसी को अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट का बेनिफिट मिलता नहीं है। एक मॉड्यूल में इस पे एक बहुत अच्छा सम है, मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपने अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट पढ़ाया,
एकदम अच्छे से पढ़ के गया, लेकिन मॉड्यूल में तो सर इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया ही नहीं है, क्योंकि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना वो नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल था। ये जो मैं आपको सिखाया ना अभी, ये सब अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट का कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ रेसिडेंट लोगों के लिए है, ठीक है। तो देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इधर ज़्यादा डिटेल में आपको थियरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपकी गलतियाँ आपको समझा रहा हूँ। मतलब जिसने थियरी पढ़ी ही नहीं है तो आप ये वाला वीडियो अभी मत देखो, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अरे जिसने थियरी पढ़ ली है, जिसकी तैयारी हो चुकी है, जो टेस्ट सीरीज दे रहा है, जिसने एक दो टेस्ट दे दी है, या तो जो जनवरी 2026 में क्लियर नहीं हो पाए हैं, जिनको ऑलरेडी पता है ना, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, ठीक है। फिर ये सरचार्ज वाली चीज़ तो मैंने आपको बता दी, एनटीआई चेक करो, बट अप्लाई उसको टैक्स ऑन टैक्स करो। प्रीपेड टैक्सेस, प्रीपेड टैक्सेस में टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, ये तीनों माइनस होता है। अच्छा अभी है ना, प्रीपेड टैक्सेस में मैंने एक चीज़ क्या ऑब्जर्व की है पता है, कि अगर आपको कोई टैक्स कैलकुलेशन का छोटा सम रहेगा ना, उसमें तो आपको ये याद रहता है, लेकिन टोटल इनकम का फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा सम रहता है ना, उसमें आप ये भूल जाते हो। क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारा पूरा माइंड है ना टोटल इनकम में, पीजीबीपी, ईफॉस, हाउस प्रॉपर्टी, चैप्टर 6 से 115 बीएसी, पूरा माइंड उसमें डिवोट हो जाता है। तो उसमें फिर प्रीपेड टैक्स, उसमें क्या होता है, टोटल इनकम में कभी कभी बोलते हैं विनिंग्स नेट अमाउंट, बैंक एफडी इंटरेस्ट नेट अमाउंट, तो उसमें ना क्या होता है, टैक्स कैलकुलेशन करते समय हम ये भूल जाते हैं। छोटे सम में जनरली याद रहता है, बड़े सम में ये जनरली भूल जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये प्रीपेड टैक्स की भी बात हो गई। अच्छा, स्लैब रेट इज एप्लीकेबल ऑन विच इनकम, ये मुझे ना एक स्टूडेंट ने अभी डाउट पूछा एक दो दिन पहले कि सर ये स्लैब रेट कौन सी इनकम पे लगता है यार। तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ डिटेल में, कि है ना स्लैब रेट है ना, ये बैलेंस वाली इनकम पे लगता है। वो 115 बीएससी का स्लैब रेट हो, या शिफ्टिंग आउट ऑफ 115 बीएससी का स्लैब रेट हो, ये पहली जो चार इनकम है ना, उस पर तो टैक्स रेट फिक्स कर दिया है। तो ये इसको स्पेशल टैक्स रेट बोलते हैं, टेक्निकल शब्द है वो, ठीक है, आप नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, बट इनका लिए टैक्स रेट फिक्स कर दिया है। स्लैब रेट ये बैलेंस वाली इनकम के लिए लगता है, ठीक है। ओके, फिर अच्छा हाँ, एक बच्चा मुझे डाउट पूछ रहा था कि सर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के स्लैब रेट में हमेशा कंफ्यूजन है। तो देख, अगर 115 बीएससी लिया है तो उसमें तो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, एज, ऐसा कुछ है ही नहीं ना। 115 बीएससी में एज किधर इंपॉर्टेंट है, 115 बीएससी में रेसिडेंशियल स्टेटस किधर इंपॉर्टेंट है, सबके लिए सेम स्लैब रेट है। शिफ्टिंग आउट किया ना, शिफ्टिंग आउट, तो शिफ्टिंग आउट में कैसा है कि अगर आप शिफ्ट आउट कर देते हो तो उसका जो स्लैब रेट होता है ना, उसमें थोड़ा नॉन रेसिडेंट में ध्यान रखने का है कि अगर आप शिफ्ट आउट करते हो ना, तो नॉन रेसिडेंट का स्लैब रेट हमेशा ये अप टू 2,50,000, अबाउट 250, ये 5, 20, 30 यही रहेगा। उसमें ना जो 60 ईयर्स वाले जो लोग के लिए स्पेशल स्लैब रेट होता है ना, वो रेसिडेंट होने चाहिए। जो 80 ईयर्स एंड अबव वाले जो लोग रहते हैं ना, वो रेसिडेंट होने चाहिए। इसलिए नॉन रेसिडेंट के केस में अगर शिफ्टिंग आउट किया रहेगा ना, तो उसमें एज कुछ भी होने दो, मॉड्यूल में इस पे भी एक सम है, वो मोस्टली मॉड्यूल में है या पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में है, कि नॉन रेजिडेंट की एज कुछ जानबूझ के 60, 65, 70 बताई है और वो शिफ्ट आउट कर दिया है। तो उस केस में ना नॉन रेजिडेंट को हमेशा इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज यही स्लैब रेट लगता है। हेलो, खाली सुनो मत ये सब चीज़, किधर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट डाउन करो, या तो ये वाला पीडीएफ में डालूंगा अभी टेलीग्राम के ग्रुप में, तो उसमें से वो प्रिंट आउट लो। खाली सुन के नहीं जाने का। मैं क्लास में क्या बोलता हूँ आपको, नहीं लिखाया या नहीं लिखा इज इक्वल टू नहीं पढ़ा। भाई सब कुछ लिख लेने का अच्छी तरह से, तो ही वो पढ़ा है, अदरवाइज तो सिर्फ टाइम पास चल रहा है। चलो अभी फटाफट ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक बार है ना एक स्टूडेंट ने मेरे को एक एमसीक्यू बताया था, और उसमें बोला सर ये लोग ने एमसीक्यू में 115 बीएसी के हिसाब से सम सॉल्व किया है, क्वेश्चन में तो किधर लिखा ही नहीं है ऐसा। तो सर
अगर डिस्क्रिप्टिव में हम लोग को ऐसा बोलेंगे ना कि कैलकुलेट टैक्स, तो हम दोनों के हिसाब से करके आएंगे, क्योंकि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव में तो लिखने का ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन 1 ये, ऑप्शन 2 ये, बट एमसीक्यू में कैसा पता चलेगा। तो यार मैंने बोला क्या बात कर रहा है, एमसीक्यू में ऐसा हुआ। मैंने बोला एमसीक्यू बता, एमसीक्यू बता। फिर है ना, मैंने एमसीक्यू जब ध्यान से धीरे से पढ़ा ना, तो उसमें क्या लिखा था पता है, कि असेसी ने ना बिलेटेड रिटर्न फाइल किया था। क्या होता है पता है, अगर बिलेटेड रिटर्न हुआ ना तो 115 बीएसी लग जाता है। मतलब अगर आपने टाइम पे रिटर्न फाइल किया तो आप 115 बीएसी या शिफ्टिंग दोनों में से एक ले सकते हो, लेकिन अगर बिलेटेड रिटर्न हुआ ना तो 115 बीएसी लग जाता है। क्यों? बिकॉज in order to apply normal tax regime, that is shifting out, assessee shall furnish a declaration in form number on or before the due date of furnishing of return. तो वो वाले एमसीक्यू में क्या हुआ था, ये सिंपल क्वेश्चन था, बट इंस्टीट्यूट ने ना ऐसा बोला था कि उसने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया और बिलेटेड रिटर्न का कनेक्शन 115 बीएसी के साथ हो गया था। तो देखो ये चीज़ का भी ध्यान रखने का। ओके, क्वेश्चन में जैसे ही 35 एडी 80 क्यूक्यूबी आरआरबी जेजेडब्ल्यू देखा, समझ लेने का कि आपको 99.999999% ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का भी कैलकुलेशन आएगा। इसमें क्या होता है ना, बच्चे लोग को जब एग्जाम में पूछते हैं ना तो बच्चे लोग भर कैलकुलेट करके आते हैं, लेकिन एएमटी भूल जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, 115 बीएसी शिफ्टिंग आउट ऑफ 115 बीएसी। अब 115 बीएसी में तो एएमटी नहीं होता है, पर अगर शिफ्ट आउट कर दिया तो है ना। ये सब चीज़ें ना मैं ख्याली फुलाओ अपने मन का नहीं बोल रहा हूँ। अरे भाई खुद पेपर चेक किए है ना, पेपर चेक करके स्टूडेंट की जो साइकोलॉजी होती है ना, जो स्टूडेंट घड़ी घड़ी मिस्टेक्स करते हैं ना, ये मैं घड़ी घड़ी मतलब इसमें शीट में लेके आया। ठीक है, अच्छा अभी आज का लास्ट पॉइंट है, फिर उसके बाद हम लोग जो हमारे जनवरी 2026 के बच्चे हैं उनके बारे में बातें करने वाले हैं, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे ना वो भी वो सुन सकते हैं। ठीक है, देखो अभी है ना एक प्रॉब्लम एडवांस टैक्स में हो जाता है। बच्चे ये भूल जाते हैं कि एडवांस टैक्स इज एप्लीकेबल ओनली इफ द टैक्स पेबल इज 10,000 और मोर। क्या है, 4 इंस्टॉलमेंट्स है, याद रहता है। वो प्रिजम्पटिव वाले 2 लोग हैं, उसको सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट है, ये भी ध्यान रहता है। लेकिन ये बच्चे भूल जाते हैं कि ये सब जो एडवांस टैक्स के रूल्स है वो एप्लीकेबल तब होते हैं व्हेन इट इज 10,000 और मोर। एक बार है ना सीए फाइनल के एमसीक्यू में मैंने ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन देखा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया था। इंस्टीट्यूट भी है ना एमसीक्यू के क्वेश्चन तो सचमुच बहुत बढ़िया बनाती है। डिस्क्रिप्टिव भी अच्छे होते हैं, बट एमसीक्यू के क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट के बहुत बढ़िया होते हैं। क्या है पता है, एक बार सीए फाइनल में एमसीक्यू में हो गया था कि 2 क्वेश्चन थे, दोनों में विनिंग्स था। एक में विनिंग्स 1 लाख था, एक में विनिंग्स 10 लाख था। बोला है ऑप्टेड फॉर 115 बीएसी और पूछा है क्या एडवांस टैक्स पेबल है क्या। तो सबसे पहले तो बच्चे सोचते हैं कि सर विनिंग्स में तो टीडीएस होता है ना, तो उस पर एडवांस टैक्स नहीं आएगा। बच्चे तो पहले ऐसा ही सोच लेते हैं, बट देखो ऐसा नहीं है। किसी इनकम पे टीडीएस डिडक्ट हो गया इसलिए अब उस इनकम पे एडवांस टैक्स नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो देखो विनिंग्स 1 लाख और बाकी कोई ज़्यादा इनकम नहीं दी थी, विनिंग्स 10 लाख। बोला टीडीएस वॉज डिडक्टेड 30% और फिर पूछा क्या एडवांस टैक्स पेबल है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, इधर देखना ध्यान से। विनिंग्स अगर 1 लाख है तो टैक्स तो 30% है, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी तो होता है, माइनस प्रीपेड टैक्स में 30,000 आ जाएगा। तो अभी भी ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का 1200 रुपया है, ये तो पेएबल बचा ना। अगर विनिंग्स 10 लैक्स है तो उसमें भी तो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। हाँ ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो गया, लेकिन टीडीएस तो ये 30% के हिसाब से डिडक्ट होता है ना। अब देखो अगर बाई चांस कोई सीए फाइनल का स्टूडेंट पढ़ रहा है ना, अभी इंटर वाले एक 2 मिनट खाली चाहिए तो आप सुनो मत।
अगर बाई चांस फाइनल का स्टूडेंट पढ़ रहा है तो मुझे पता है वो फाइनल में नॉन रेसिडेंट के केस में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी काउंट होता है, वो सब पता है मेरे को। लेकिन अभी फ़िलहाल तो क्या इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ ना, तो इंटर के लिए तो मतलब उसमें नॉन रेसिडेंट की बातें नहीं है, ठीक है। तो ये 12,000 है, फिर ये प्रीपेड, अरे हाँ इंटर वाले अभी सुन सकते हो, हाँ। तो ये 12,000 जो है वो पेएबल हो जाएगा। अब इसमें भी 1200 पेएबल है, इसमें 12,000 पेएबल है, लेकिन एडवांस टैक्स का क्या रूल है? एडवांस टैक्स इज पेएबल ओनली इफ द अमाउंट पेएबल इज 10,000 और मोर। तो इसमें एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, इसमें एडवांस टैक्स पे नहीं आएगा। कितनी सारी बातें होती है देखो ना। देखो एक तो 115 बीएसी बोला है, बट विनिंग्स की इनकम पे थोड़ी स्लैब रेट लगता है। कितना ध्यान रखना पड़ता है, विनिंग्स की इनकम पे थोड़ी स्लैब रेट लगता है। अरे आप कोई भी ऑप्शन स्कीम ले लो, विनिंग से इनकम पे स्लैब रेट थोड़ी लगता है, उस पर तो 30% टैक्स है। अच्छा और विनिंग्स जो होता है ये अगर 115 बीएसी लिया है तो बच्चे बोलते हैं सर रिबेट, बट रिबेट जो होता है 115 बीएसी में वो विनिंग्स की इनकम में से माइनस नहीं होता है। चलो उसका तो मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, बट फिलहाल बोल के रख रहा हूँ ना कि रिबेट 115 बीएसी में अगर हुआ तो रिबेट जो होता है ना, रिबेट वो तो सिर्फ स्लैब रेट वाली टैक्स या स्लैब रेट वाली जो इनकम होती है उसके टैक्स में से माइनस होता है। चलो डिटेल में बाद में बताऊंगा, फिलहाल एडवांस टैक्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इसमें एडवांस टैक्स आएगा क्योंकि 10,000 और मोर है, इसमें नहीं आएगा। इसका सीए फाइनल के एमसीक्यू में हुआ था, सचमुच अच्छा था वो, ठीक है। अच्छा अभी है ना बच्चों, ये हमने एडवांस टैक्स की बात भी कर दी। अच्छा 115 बीएसी दिया है क्वेश्चन में कि शिफ्टिंग आउट ऑफ 115 बीएसी दिया है। बहुत बार है ना मेथड चेक करने में आप लोग से गलती हो जाती है। देखो मैं आपको ये भी एक बात बता देता हूँ, मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो 115 बीएसी है ना वो न्यू मेथड है, और जो शिफ्टिंग आउट ऑफ है ना वो ओल्ड मेथड है। जो 115 बीएसी है ना उसमें शॉर्टकट है, क्योंकि एग्जामिशन मिलता नहीं है, डिडक्शन मिलता नहीं है, कैलकुलेशन फास्ट होता है। ये पुराना मेथड थोड़ा लॉन्ग कट है। चलो अभी 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 काम की चीज़ है। क्वेश्चन में बोला ना नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मतलब ये लोग शिफ्टिंग आउट बोल रहे हैं। क्वेश्चन में बोला ना ऑप्शनल टैक्स रिजीम, तो ये लोग शिफ्टिंग आउट बोल रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली अगर ऑप्टेड आउट बोल दिया, शिफ्टिंग आउट बोल दिया तो समझ में आता है, बट नॉर्मल प्रोविजंस मतलब शिफ्टिंग आउट, ऑप्शनल टैक्स रिजीम मतलब शिफ्टिंग आउट। तो इसमें भी है ना बच्चों को कभी कभी है ना ये दो में कन्फ्यूजन होता है। हाँ चलो मुझे नहीं लगता है वो लोग ऐसा ओल्ड मेथड लॉन्ग कट मेथड, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया है, वो तो शायद वो लोग एग्जाम में नहीं देंगे। बट नॉर्मल प्रोविजंस एंड ऑप्शनल टैक्स रिजीम, क्योंकि देखो ना 115 बीएसी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, इसलिए इसको ऑप्शनल टैक्स रिजीम बोला है, ठीक है। तो वर्डिंग्स पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, वहाँ पे भी है ना बच्चों की थोड़ी सी गलती हो रही है। अब देखो तो ये वाला बात भी मैंने बता दिया। अच्छा मार्जिनल रिलीफ में भी बच्चे गलती करते हैं, लेकिन ये वाली बात है ना उसको मैं ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को है ना मार्जिनल रिलीफ पढ़ने का स्टाइल ऐसा है, एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम। लेकिन ये बच्चे जो मेरे बच्चे नहीं है ना उनको शायद ये वाला इतना आदत नहीं होगा, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन इसमें सिर्फ मेरे बच्चे ये सुन लो कि जिन्होंने मेरे से पढ़ा है ना, आप लोग गलती से ना एक्स्ट्रा इनकम माइनस एक्स्ट्रा टैक्स कर देते हो। ऐसा नहीं करना है, एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम करना है, ठीक है। ओके अब एग्रीकल्चर इनकम अगर क्वेश्चन में दी है तो वो पार्शियल इंटीग्रेशन वाला भूलने का नहीं। ओके चलो अभी लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो क्या है पता है आपको? 112 में पता है 2 बार टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। अरे भूल गए? अरे यार वो रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ, लैंड बिल्डिंग हाउस परचेज बिफोर 23 जुलाई, सोल्ड आफ्टर 23 जुलाई, 2 ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। अब इसमें ना आप क्या गलती करते हो मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ना तो अपने को कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होता है, फिर कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के बाद हमें ऑप्शन 1 12.5% जो नया रूल है विदाउट इंडेक्सेशन,
और ऑप्शन 2 20% विथ इंडेक्सेशन। ऐसा करना होता है, बराबर है। अब सुनो ध्यान से, हाँ ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो हम ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 करते हैं ना, मुझे सोच के बताना, वो हम इनकम कैलकुलेशन करते समय करते हैं कि टैक्स कैलकुलेशन समय करते हैं? ऑफ कोर्स जब हम टैक्स कैलकुलेट करते तब करते। मैंने अभी एक इंटेलिजेंट बच्चे का पेपर चेक किया ना, उसने गलती से है ना कैपिटल गेन में क्या किया है पता है, इनकम भी 2 बार कैलकुलेट कर दिया, और वो भी जीटीआई के ऊपर ऐसा कॉलम बना के 2 बार इनकम बताया है। नहीं बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये जो 2 बार सॉल्व करना है ना, वो अगर क्वेश्चन में टैक्स कैलकुलेशन पूछा है तो ही करना है। अगर क्वेश्चन में टैक्स पूछा ही नहीं है तो वो 2 बार करना ही नहीं है। तो बच्चे गलती से इनकम भी 2 बार कैलकुलेट कर रहे। इनकम 2 बार मत कैलकुलेट करो बच्चों, ये ऑप्शन इनकम कैलकुलेशन के लिए नहीं है। इनकम तो एक ही बार कैलकुलेट करनी है, टैक्स कैलकुलेशन में 2 बार करना है। अच्छा अभी भी बहुत मजा आएगा। अब 2 बार ऑप्शन करना है, 2 बार 2 बार 2 बार 2 बार करना है, 2 बार करना है। सुनो ना, 2 बार करना है। क्या करना है आपको, पहले ये बाद में ये, फिर उसमें से जो सबसे बेस्ट है वो सिलेक्ट करो। क्या बोला? उसमें से जो सबसे बेस्ट है वो सिलेक्ट करो, और बाद में रोहित शर्मा माई क्लासिक क्लियर करो। बाद में रोहित शर्मा माई क्लासिक क्लियर करो। बच्चे क्या करते पता है, ऑप्शन 1 में भी रोहित शर्मा माई क्लासिक क्लियर करते, ऑप्शन 2 में भी रोहित शर्मा माई क्लासिक क्लियर करते। नहीं नहीं नहीं, सीक्वेंस समझ, सीक्वेंस समझ बच्चों 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 बच्चों, सीक्वेंस समझ बच्चा। चैप्टर सिंपल है, सिर्फ सीक्वेंस समझ, ध्यान से देख, जो बुक रिफर कर रहा है उसमें घूर के देख। पहले तू ये दोनों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर, सिलेक्ट कर, सिलेक्ट कर, और बाद में वो रोहित शर्मा माई क्लासिक प्लेयर का तुझे जो करना है कर। बच्चे क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करके फिर इसमें सरचार्ज डाल देते हैं, फिर ये कैलकुलेट करके फिर इसमें सरचार्ज। ऐसा नहीं करना है। पहले दोनों में से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करो, बाद में रोहित शर्मा माई क्लासिक क्लियर करो। तो देखो, ये मेरा वीडियो था अबाउट 16 पॉइंट जो आप बहुत ज़्यादा गलती करते हो वाइल डूइंग टैक्स कैलकुलेशन। ध्यान रखना। ऐसा है ना, मैं दूसरे सब टॉपिक्स के लिए भी लेके आऊँगा, क्योंकि देखो मेरे को पता है कि बच्चे एग्जैक्टली क्या गलती करते हैं, ठीक है। तो उसका फ़ायदा सबको होना चाहिए। और ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें तो जब आप आगे जाके और इसको घड़ी घड़ी देखोगे तो 1.5 2x की स्पीड पे देख के ख़त्म करने का। अभी सुनो, अभी है ना, थोड़ा जो हमारे जनवरी 2026 के बच्चे हैं, जो लोग पास हो गए ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। लेकिन अभी जो लोग फेल हो गए ना, उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है ना बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद ज़िंदगी में पहली बार फेल हुए हैं, और मेरे जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अब देखो मैं भी है ना बहुत ही इमोशनल बच्चा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स हैं वो लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे हो सर। देखो क्लास में हंसी मजाक करके पढ़ाता हूँ वो ठीक है, लेकिन मैं बाय नेचर बहुत इमोशनल। तो जब बच्चों मैं भी फर्स्ट टाइम फेल हुआ था ना, तो मैं भी बहुत रोया था। लेकिन है ना, ये जो मैं फेल हुआ था सीए इंटर में, मुझे कॉस्टिंग में 21 आया था। तो मैं ना बच्चों ये 2006 की या 2007 की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों क्या होता है ना कि पहले 2-3 दिन तो एक्सेप्ट ही नहीं होता है कि हम फेल हो गए। लेकिन फिर है ना, अब 2006 में फेल हुआ था, अभी 2026 चल रहा है, तो इतने 20 साल हो गए उस बात को। तो मैंने बताया लाइफ में क्या सीखा है। मैंने लाइफ में ये सीखा है कि अगर हम इमोशनल इंसान है ना, और लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो बीच बीच में ना थोड़े समय पे है ना हमको हमारा इमोशन को है ना थोड़ा साइड पे रखने को आना चाहिए। मैं आपका नेचर चेंज कर दो, मैं ऐसा एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। मैं तो तभी भी इमोशनल था, मैं आज भी इमोशनल हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेचर चेंज कर दो, वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट लाना है। चलो फेल हो गए, अब इम्प्रूवमेंट तो लाना है ना, पास तो होना है ना। तो जब हम इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचते हैं ना, तब ज़्यादा इमोशनल नहीं बनने का, तभी है ना अपने को हमारा बुद्धि यूज़ करने का, ठीक है।
अभी कैसा है कि सबसे पहले ना बच्चे लोग क्या बोलते हैं कि सर फेल तो हो गए, अब आगे क्या करें। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ना क्या है पता है, एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि कुछ मिस्टेक हो गई हमसे, ठीक है, कुछ तो गलती हो गई हमसे। ये चीज़ सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। थोड़ा सा है ना ये डिफ़िकल्ट होता है एक्सेप्ट करना कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन हो जाती है बच्चे। अब ज़िंदगी में पहली बार फेल हुआ है तो पता है मुझे, लेकिन सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट कर ले कि कुछ मिस्टेक हो गई, ठीक है। एक बार आपने ये मिस्टेक एक्सेप्ट किया ना बच्चों, अब हमें ये डिसाइड करना है कि आप फेल क्यों हुए। सबसे पहले अपने आप से ये पूछो कि मैं हार्डवर्क ही नहीं किया था, या मैं हार्डवर्क किया था फिर भी फेल हो गया। देखो बच्चों, अगर आपने हार्डवर्क किया ही नहीं था, बहुत से बच्चे ना एकदम ऑनेस्ट होते हैं। एक बच्चा आया था मुझे कल मिलने को, वो ऑनेस्टली बोला कि सर घर पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। तो मैं सच बताऊं ना तो सर मैं पढ़ा ही नहीं था, मेरे को थोड़ा पर्सनल इश्यूज था, मैं पढ़ा ही नहीं था। तो देखो, अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो इसके लिए तो सर मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप पढ़ लो और पढ़ के मैं 2026 में पास हो जाऊं, बस हो गया। मतलब आप लोग के लिए तो मतलब रास्ता एकदम सिंपल है। अच्छा, लेकिन बहुत से बच्चे बोलेंगे सर पढ़ा था मैंने, सच बोल रहा हूँ पढ़ा था। चाहिए तो आप मेरे मम्मी डैडी को पूछ लो, मम्मी डैडी भी बोलेंगे सर पढ़े थे, सर फिर भी नहीं क्लियर हो पाए। तो देखो क्या है बच्चे, अगर तू पढ़ा था फिर भी नहीं क्लियर हो पाया, तो अभी रीजंस ढूंढना पड़ेगा ना। हम लोग खाली ऐसे ही बैठे थोड़ी रह सकते हैं कि पढ़ा था नहीं हो पाया, कितने दिन ऐसे निकाल रहे। तो चलो ना रीजंस ढूंढते हैं। देखो, जो सबसे कॉमन रीजंस होते हैं ना फेल होने के, उसमें से एक रीजन होता है लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आपने पढ़ा था लेकिन अभी इंस्टीट्यूट है ना एकदम डीप थिंकिंग एक्सपेक्ट करती है अपने बच्चों से। इंस्टीट्यूट जो है ना वो एकदम ऐसी सिंपल सिंपल पेपर निकालने का नहीं सोच रही है। इंस्टीट्यूट ने ऐसा प्लान किया है कि हमारे पास, हमारे देश को 50 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत है, मतलब फिर ऐसे एकदम सिंपल सिंपल पेपर नहीं निकालेगी। दूसरा है कुड नॉट राइट मॉक टेस्ट। बहुत से लोगों की है ना बच्चों राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं हुई रहती है। तो आप अपने आप से पूछो कि मेरे को कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है या मैंने राइटिंग ही नहीं किया था। बहुत से बच्चे जो हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज लेने को आते हैं ना, वो बोलते हैं कि हमको पता है हमने राइटिंग ही नहीं किया। तो फिर हम लोग उनके पास राइटिंग करवा देते हैं। अभी दो बच्चे अब पास हुए हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज में, तो दोनों ने बहुत ही अच्छा राइटिंग किया, दोनों पास हो गए। फिर एक होता है पुअर टाइम मैनेजमेंट। मतलब बहुत से लोग क्या है, पढ़ते रहते लेकिन कुछ टाइम टेबल नहीं, डिसिप्लिन नहीं, कुछ नहीं। फिर एक रॉन्ग डायरेक्शन भी हो सकता है। बहुत से लोगों को है ना ये पता नहीं रहता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, एग्जाम में क्या पूछने वाले हैं, किधर से पढ़ना चाहिए, तो गलत ही दिशा में कुछ कुछ पढ़ते रहता है। तो देखो बच्चों, आपको है ना इसमें से पहले एक रीज़न ढूंढना पड़ेगा। और बहुत से बच्चे ना ऐसे रहते हैं, सर मुझे पता ही नहीं है मैं क्यों फेल हुआ, सर पता ही नहीं चल रहा है। मुझे लगता है शायद मेजॉरिटी बच्चे ना ऐसे होते हैं, सर पता ही नहीं चल रहा। तो देख, पता ही नहीं चल रहा करते हो तो देखो एक चीज़ है कि तुरंत है ना, तुरंत सर्टिफाइड कॉपीज मंगा लो। सर्टिफाइड कॉपीज में आरटीआई से या आईसीआई की वेबसाइट से ये कॉपीज मंगा लो आप। तो कॉपीज में देख के तो समझेगा ना। मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं ना, थोड़े से जो जिनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगी है, वो बोलती है सर हमको तो सर्टिफाइड कॉपीज़ में भी नहीं समझ में आता है कि इंस्टीट्यूट ने इसमें ज़्यादा मार्क दिया है, इसमें कम मार्क दिया है। तो देखो, ये ना सर्टिफाइड कॉपीज़ आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो, ये सर्टिफाइड कॉपीज़ को है ना मैं फ्री में चेक करूँगा। सर्टिफाइड कॉपीज़ को मैं फ्री में चेक करके आपको बताऊँगा कि ये गलती है, ठीक है। इनकम टैक्स का जो पेपर है उसके सर्टिफाइड कॉपीज़ की बात चल रही है, अकाउंट्स कॉस्टिंग एफएम नहीं, बट टैक्स के सर्टिफाइड कॉपीज़ की बात चल रही है। जो जनवरी के बच्चे हैं जो सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो लोग भी मेरे को भेज सकते हैं, मैं चेक करूँगा बस। और दूसरा, जब तक वो सर्टिफाइड कॉपीज़ आ रही है तब तक कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कोई मेंटरिंग ज्वाइन कर लो। हम लोग यहाँ पे जेबी लर्निंग्स में टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंटरिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। या आप अपने ही लोकल एरिया में कोई और भी टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। लेकिन हमारे केस में क्या है पता है, हम लोग फेस टू फेस
अगर मुंबई का स्टूडेंट होगा तो फेस टू फेस, अदरवाइज फिर जूम वूम मैनेज करना पड़ता है जूम पे, बट अदरवाइज तो हम फेस टू फेस करते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर आप ये कैटेगरी के हो कि आई डोंट नो, तो आपको तुरंत है ना बच्चों इसमें से सब कुछ कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है मेंटरिंग मेरे लिए नहीं है सर, मैं इतना पैसे नहीं खर्च कर पाऊंगा, तो एटलीस्ट सर्टिफाइड कॉपीज तो कर दो और टेस्ट सीरीज तो ले लो, ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो, एक बात खाली बतानी थी। एक तो सबसे पहले थैंक यू बोलना था, क्योंकि पूरे इंडिया में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे थैंक यू बोला है। वो मैंने जो इनकम टैक्स का पूरा एनालिसिस किया ना, डिटेल्ड एनालिसिस प्लस जीएसटी का भी एनालिसिस किया, तो मैं उसके लिए आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और बच्चों एक और बात ये भी करनी थी कि हम लोग ने यहाँ पे वो जो अगर कोई टेस्ट सीरीज़ देना चाहता है, तो हम लोग ने वो एक यहाँ पे मैंने लिखा था, नहीं मिल रहा है, बट 99 रुपीज़ में जितने भी बच्चे पेपर लिखना चाहते हैं, एक देखो, एक तो मैंने बोला सर्टिफाइड कॉपीज़ तो आपको इंस्टीट्यूट से मंगानी है, वो तो मैं फ्री चेक कर दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई आप एक 100 मार्क्स का पेपर खुद लिखो अभी अभी, जो सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगानी है वो नहीं, अभी अभी जो हम करने वाले सर्टिफाइड कॉपीज़ तो जो हम ऑलरेडी जनवरी में लिख दिए, क्लियर नहीं कर पाए, इंस्टीट्यूट से मंगा रहे वो, बट अभी आप फ्रेश लिखना चाहते हो, फ्रेश एक पेपर लिखना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं खुद उसको चेक करूं, तो 99 रुपीज़ में मैं आपका वो पेपर चेक कर दूंगा। इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब जगह पे मैंने उसका डाल के रखा है, तो आपको नंबर वंबर सब कुछ वहाँ से मिल जाएगा। तो आप ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है जो यूज़ कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब ये जो मैंने टैक्स कैलकुलेशन का आपके सामने लाया ना, वैसा ही सेम दूसरे सब टॉपिक्स में भी एज सुन एज पॉसिबल लाने का कोशिश करूँगा। पढ़ते रहो, नो इफ नो बट, ओनली भाट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।